हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के जिन सारे प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, ये सब के सब प्रश्न आपके इस चल रहे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप में जाने के बाद साइनअप लॉगिन करने के बाद आप इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, आपको PDF यहीं पर मिलेंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। देखो, ये अम्ल है और ये धातु का बाइकार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब अम्ल और धातु के बाइकार्बोनेट और या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपली कार्बोनेट, अम्ल और धातु का कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, इसके बीच में जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य माना जाता है। किया गया कार्य शून्य कब हो सकता है। देखो, कार्य बराबर होता है बल विस्थापन गुणे में विस्थापन और कॉस थीटा। ये कार्य होता है जहां थीटा ये एंगल है। किसके बीच एंगल है? एंगल बिटवीन F एंड S। ठीक, अब सोचो, ये अगर बल 0 हो जाता है तो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। अगर ये विस्थापन 0 हो जाता है तो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जब वस्तु का विस्थापन 0 हो, यानी ये वाला केस है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन से कौन सा पदार्थ बनता है। पशुओं में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो श्वसन से कौन सा पदार्थ बनता है। अगर आपने पिछला वाला पार्ट देखा होगा तो वहां मैंने आपको बताया था वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहां 36 ATP का प्रोडक्शन होता है। अवायवीय श्वसन कब होता है? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारी पेशियां थकने लगती है, क्योंकि पेशियों की जो कोशिकाएं होती है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, जिसे हम लोग अवायवीय श्वसन बोलेंगे। और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और इसी लैक्टिक एसिड के बनने के कारण जो पेशियां हैं उनमें क्रैम्प्स आती है और थकान होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज क्या होता है? ये सुक्रोज हम लोग घर में जो चीनी खाते हैं, टेबल शुगर हम इसे बोलते हैं। जो घर में हम लोग चीनी खाते हैं ये सुक्रोज होता है। C12H22O11, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और हमारे खून में जो चीनी है, ये घर में जो चीनी खाते हैं वो है जो गन्ने से प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे खून में जो चीनी है इसका सूत्र होता है, इसे हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं। यहां पर लिख लेते हैं ब्लड शुगर। ब्लड शुगर इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ए हमारा राइट आंसर। अंडाशय से निकला अंडाणु गर्भाशय तक किस माध्यम से पहुंचता है। अंडाशय से जब अंडे का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग अंडोत्सर्जन बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो वो अंडा निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में। तो हमारा आंसर फैलोपियन ट्यूब द्वारा, डिंबवाहिनी नलिका द्वारा। सरीसृपों के अंडों में लिंग निर्धारण पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा होता है। देखो, कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं, जैसे आपने लिंग निर्धारण देखा जैसे मनुष्यों के केस में, कि अगर मान लीजिए उसमें XX क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र, तो ये जो है एक मादा है। अगर मान लीजिए सेक्स क्रोमोसोम XY है तो ये पुरुष है। तो कैसे डिसाइड हो रहा है? आनुवांशिक रूप से डिसाइड हो रहा है, क्रोमोसोम के जरिए डिसाइड हो रहा है, बोल सकते हैं जीन के जरिए डिसाइड हो रहा है, बोल सकते हैं आनुवांशिक रूप से डिसाइड हो रहा है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें लिंग का निर्धारण जो है पर्यावरणीय कारक से निर्धारण होता है, जैसे कि तापमान है। तो कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं, सारे नहीं, कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं जिनमें लिंग का निर्धारण उस तापमान से डिसाइड होता है जिस तापमान पर निषेचित अंडे को रखा गया होता है। ठीक, कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं जिनमें लिंग का निर्धारण
उस तापमान से होता है जिस तापमान पर निषेचित अंडे को रखा गया होता है। और घोंगा जो है अपने लिंग को बदल सकता है, जो ये दिखाता है कि घोंगे में और या फिर उन सारे सरीसृप में जिसमें लिंग का निर्धारण तापमान से होता है, वो आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण होता है तो लिंग का जो परिवर्तन है वो नहीं हो पाएगा, और ना ही तापमान से यह डिसाइड होगा कि लिंग क्या होगा, नर या मादा। शहद के अधिकतम उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास कौन सा है? ज़्यादा शहद चाहिए, मधुमक्खी पालन तो करना ही होगा, लेकिन हमें मधुमक्खी पालन के जरिए ज़्यादा शहद का उत्पादन करना है तो फूलों वाले क्षेत्र के आसपास छत्ते रखना होगा, ताकि जो मधुमक्खियां हैं ये फूलों से रस चूस करके जमा करें इस छत्ते में। तो ज़्यादा फूल जहाँ पर है उसके आसपास छत्ता होना चाहिए, ताकि ज़्यादा डिस्टेंस भी मधुमक्खी को कवर ना करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फूल का रस चूस करके छत्ते में ला करके जमा करें। ठीक। क्रियाशील श्रेणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर जो रिएक्टिविटी है वो घटती है, जो रिएक्टिविटी है वो घटती है। सबसे नीचे आप जो है गोल्ड याद रख सकते हो, और सबसे ऊपर जो है आप पोटेशियम याद रखेंगे। तो क्रियाशीलता के घटते क्रम में ए हमारा राइट आंसर, ऊपर से नीचे आने पर जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती है। पौधों में तना की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जो ऑक्सिन है ये भी तने की लंबाई को बढ़ाती है ना, जड़ की लंबाई को, तने की लंबाई को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन हमें ऑक्सिन और जिबरलिन में से किसी एक के साथ जाना होगा तो हम लोग जिबरलिन के साथ जाएंगे। तने की लंबाई को तने की लंबाई को बढ़ाने का काम ये जिबरलिन करता है। ऑक्सिन के बाद में याद रखना आपकी कोशिका की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। तने की लंबाई को बढ़ाता है जिबरलिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो है इथाइलिन। तो इथाइलिन के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 10th में नहीं दे रखा है। इथाइलिन जो है गैसीय पादप हार्मोन है, गैसीय पादप हार्मोन है जो फल को पकाने में सहायक है। जो आप वृक्ष पर देखते हो कि फल लगता है और फिर धीरे धीरे पकता है, इथाइलिन के कारण। ये इथाइलिन है C2H4। C2H4। कार्बन के समस्थानिक 13 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन का समस्थानिक 12 है, कार्बन का समस्थानिक 13 है, कार्बन का समस्थानिक 14 है, तो इसका द्रव्यमान 12U, इसका द्रव्यमान 13U, इसका द्रव्यमान 14U। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। U के स्थान पर आप AMU भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले AMU कहा जाता था, लेकिन अब हम U का ही इस्तेमाल करते हैं। U यानी कि यूनिफाइड मास और AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब यूनिफाइड मास। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl का होल ट्वाइस। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम क्लोराइड। इसे चूना पत्थर कहा जाता है और इसे भकरा चूना कहा जाता है। ये भकरा चूना है, या बुझा हुआ चूना बोल सकते हो, है ना, बुझा हुआ चूना या फिर भकरा चूना। इसे चूना पत्थर कहा जाता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, पौधा हो या फिर कोई सा भी जीव हो, लैंगिक प्रजनन का एक उद्देश्य ये होता है, लैंगिक प्रजनन का एक उद्देश्य ये होता है कि उनमें वेरिएशंस हो। भाई, एक प्रजाति के जो बहुत सारे सदस्य हैं उनमें वेरिएशंस हो, ताकि बदलते पर्यावरण में अगर कुछ मर भी जाते हैं तो कुछ जीवित रह पाए। अगर सारे एक जैसे हो जाएंगे तो पर्यावरण में अगर बदलाव आया तो सबके सब मरेंगे, है ना। अगर पर्यावरण एक को प्रभावित कर रहा है तो सबको वैसे ही प्रभावित करेगा। लेकिन अगर वेरिएशन होगा तो क्या होगा? कुछ अगर मर भी जाएंगे तो कुछ बचेंगे, फिर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। तो लैंगिक प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना और अनुकूलन क्षमता बढ़ाना। मतलब वही हुआ कि बदलते हुए पर्यावरण में खुद को जीवित रखना। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ए हमारा राइट आंसर। कार्बन का कौन सा गुण उसे अधिक संख्या में समावयव बनाने में सहायक होता है? समावयव किसे कहते हैं? समावयव हम लोग बोलते हैं अगर आणविक सूत्र एक जैसा हो लेकिन संरचनाएं उनकी अलग अलग हो तो उसे हम लोग समावयव बोलते हैं।
और इस घटना को समावयवता बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक यौगिक लिखा, ये यौगिक कौन सा है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये है ब्यूटेन, ये है ब्यूटेन। अब देखो CH3 CH CH3 CH3, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 3 6 4 10, 10 हाइड्रोजन है, ये फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 और 1 10, यहाँ भी 10 हाइड्रोजन है। दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा ही है, जो अणु सूत्र है वो एक जैसा ही है। ये ब्यूटेन है और ये है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब देखो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक जैसा ही है, लेकिन संरचनाएं अलग अलग है। ये लीनियर है, रैखिक है, और ये शाखित है। ये शाखित है, इसमें ब्रांच, इसमें ये ब्रांच है ना, तो ये ब्रांच है और ये लीनियर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान, लेकिन संरचनाएं अलग अलग हैं। ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के समावयव है, इस घटना को समावयवता बोलते हैं। तो कार्बन का कौन सा वह गुण है, कार्बन का कौन सा वह गुण है जिसके कारण अधिक संख्या में समावयव बनाने में सहायक है। ऐसे ऐसे गुण हैं जिनके कई सारे समावयव होते हैं, यहाँ पर तो 2 ही है। तो ऐसा है कैटिनेशन के कारण, श्रृंखलन गुण के कारण। तो कार्बन के पास एक खास तरह का गुण है जिसे कैटिनेशन कहा जाता है, श्रृंखलन कहा जाता है, जिसके कारण कार्बन जो है अपने ही जैसे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना करके लंबे लंबे चैन बना सकता है ना, ब्रांच भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। ठीक, जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है। ऊंचाई से अगर गिर रही है तो जैसे जैसे वो वस्तु धरती के नज़दीक आ रही है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती जाती है, और जैसे जैसे वो धरती के नज़दीक आती है स्पीड लगातार बढ़ती है। तो गति बढ़ने के कारण, स्पीड बढ़ने के कारण गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो घटती जाती है, और जितने से घटती जाती है गतिज ऊर्जा उतने से बढ़ती जाती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदलती है। जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग भी होता है। ये दाहिने हाथ के नियम के उपयोग के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि मेरे आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये एक चालक है जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ, है ना, गति करवा रहा हूँ मैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब हम चालक की गति कराते हैं तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है। इस प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए ही इस नियम को दिया गया था। तो इसमें क्या होता है कि जो दाहिना हाथ है उसका जो अंगूठा है इसको डालते हैं हम लोग किस डायरेक्शन में, इसको डालते हैं गति की दिशा में, है ना, गति की दिशा में, मोशन जो अंगूठा है इसे डालते हैं चालक की गति की दिशा में। जो तर्जनी उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, पहले हम लोग चलो इंडेक्स फिंगर है, इसको डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो बीच वाली उंगली है, मिडिल फिंगर जो है, ये आपको प्रेरित धारा की दिशा दे देगी, है ना, प्रेरित धारा की दिशा आपको दे देगी। ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली और ये बीच वाली उंगली, भाई ये सारी उंगलियां किसकी है, राइट हैंड की है, राइट हैंड की है। ठीक, तो जो अंगूठा है उसको आप डालेंगे चालक की गति की दिशा में, कि चालक की गति आप इस डायरेक्शन में करवा रहे हो, इस डायरेक्शन में करवा रहे हो, इस डायरेक्शन में करवा रहे हो, उस दिशा में। जो बीच वाली उंगली है, माफ करिएगा, जो तर्जनी उंगली है उसे डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये जो बीच वाली उंगली है ये प्रेरित धारा की दिशा आपको दे देगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकल लंबाई क्या होगी। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, 1 में लेंस की क्षमता, पावर डालेंगे आप डायोप्टर में तो जो फोकल लेंथ है ये आपको मीटर में मिलेगा। तो 1/5 ये कितना हो जाएगा,
मीटर। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है? तो एक नाम तो आपको पढ़ना है स्पायरोगैरा के बारे में, ये हरा शैवाल है। अब इन सारे ऑप्शंस को देखो तो नील हरित शैवाल हमारा सबसे बेस्ट आंसर निकल करके आता है। तो नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये जो पुष्पी पादप होंगे ये लैंगिक जनन करेंगे या फिर अलैंगिक जनन में जो है कायिक प्रवर्धन ये कर सकते हैं, ना कि विखंडन के जरिए इनमें जनन होगा। यदि धारा वहन करने वाले चालक को चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या परिवर्तन होगा? जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय ध्रुव है, चुंबक के दो ध्रुव है, नॉर्थ है या साउथ है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। अगर आप इसमें धारा वहन करने वाले चालक को डालते हैं, किसी आप तार को डाल देते हैं जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या होगा? इसके ऊपर बल लगेगा, है ना, बल लगेगा। ठीक, पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या परिवर्तन होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, धारावाही जो चालक है इसके ऊपर बल जरूर लगेगा, जिसकी दिशा जो है आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षस्थ विभज्योतक का मुख्य कार्य क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम का काम क्या होता है जो रूट टिप एंड शूट टिप पर पाया जाता है? तो बोलेंगे कि लंबाई को बढ़ाना, पौधे की लंबाई को बढ़ाना, पौधे की तने की मोटाई बढ़ाना। ये किसका काम होता है? पार्श्व विभज्योतक का होता है, पार्श्व विभज्योतक का होता है। लैटरल मेरिस्टम का होता है, इसी को हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। ये आपको केवल द्विबीजपत्री पादप में ही देखने को मिलेगा। 8 ओम के प्रतिरोध में 1 सेकंड में 200 जूल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कितना वोल्टेज आवश्यक होगा? देखो पावर जो है, नहीं पावर तो है नहीं, आपको क्या सब दिया हुआ है? आपको प्रतिरोध दिया गया है, आपको समय दिया गया है, आपको एनर्जी जो है दी गई है, और आपसे वी पूछा गया है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम होता है, और पावर बराबर होता है वी, पावर बराबर होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक, और गुने में ये टी हो जाएगा। सारे मान को डाल लेते हैं, यहाँ पर 200 हो जाएगा। v का मान अपने को चाहिए, r का मान जो है वो 8 है, और t का मान 1 है ना, सब के सब SI मात्रक में है। तो ये 1600 आ जाएगा, यहाँ से v का मान 40 आ जाएगा, 40 वोल्ट। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसका विलयन pH 7 से अधिक होने के कारण क्षारीय प्रकृति का होता है? यानी क्षारीय प्रकृति का विलयन कौन होगा? सोडियम क्लोराइड है, इसका pH मान जो है 7 होता है, ये अम्ल है, तो pH मान 7 से कम होगा, pH मान 7 से कम होगा, 1.2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा, ये भी अम्ल है, इसका pH मान 7 से कम होगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट की परतदार संरचना किस प्रकार की होती है? ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है, और ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये ग्रेफाइट की संरचना है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इन लेयर्स के बीच में वांडरवाल फोर्स होता है, जो कि अपने आप में एक बल का प्रकार है, बहुत ही कमजोर बल होता है। और ये कार्बन एटम्स है जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है, कार्बन परमाणु जो है सहसंयोजक बंध ही बनाता है। तो देखो यहाँ पर ये जो संरचना है ये कैसी है? षटकोणीय है ना, षटकोणीय, यानी कि 6 कार्बन एटम्स जो है मिलकर के ऐसे षटकोणीय संरचना जो है बनाती है, तो षटकोणीय। सी हमारा राइट आंसर, यानी कि हेक्सागोनल, है ना, हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब 6 होता है, 6 कार्बन परमाणु से बनी हुई संरचना होती है। तो ये एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और ये लेयर आपस में स्लिप करती है, इसीलिए जो ग्रेफाइट है मुलायम होता है, और उससे हम लोग लिख भी पाते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है शुष्क स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। देखो बर्फ का पिघलना, ये क्या है? अवस्था में परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है, हमें वो चूज करना है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस द्रव बन गया, द्रव गैस बन गया, गैस द्रव बन जाती है, द्रव जो है ठोस बन जाता है, ये सब अवस्था में जो परिवर्तन है, जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।
तो बर्फ का पिघलना अवस्था में परिवर्तन है, तो ये अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना जो है, इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भौतिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, और रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, जैसे मोम का पिघलना, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यही मोम जो है ये जलता भी तो है, मोम का जलना। बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है, अवस्था में परिवर्तन है। पानी का उबलना क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन है, पानी भाप में बदलता है। जो मोमबत्ती का जलना है उसमें रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन दोनों है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, ठीक, और मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन, और जो स्ट्रिप होता है वो भी तो जलता है, रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है ये 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, माफ़ करिएगा, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ से बन जाएगा Mg1Cl2, 1 हम लिखते नहीं हैं तो 1 को हटा देंगे, MgCl2 हमारा राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर। यदि किसी गिलास के मुंह पर कागज रखकर उस पर सिक्का रखा जाए और कागज को झटके से खींच लिया जाए तो सिक्का गिलास में क्यों गिर जाता है। तो ये गिलास है, इस पर हम क्या करते हैं कि ऐसे कागज डाल देते हैं, फिर इस पर क्या करते हैं कि सिक्का डाल देते हैं और इसको एक झटके में हम लोग खींच लेते हैं, तो सिक्का जो है ये नीचे की ओर गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है यहाँ पर काम करता है। सिक्का जो है विराम अवस्था में था, तो इसका जो जड़त्व है इसे विराम अवस्था में ही रखना चाहता है। जब इस कागज को एक झटके से खींचा गया तो कागज गतिशील हो गया, लेकिन ये सिक्का जो है अपने जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहा, इसीलिए ये सिक्का जो है यहाँ पर नीचे गिर गया, जैसे ही नीचे से कागज निकल गया। तो जड़त्व के कारण सिक्का अपनी स्थिर अवस्था बनाए रखना चाहता है, सी हमारा राइट आंसर। ये जड़त्व का नियम है, या फिर इसी को हम लोग न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पैर का द्रव्यमान 0.02 किलोग्राम है और उस पर 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। यदि किसी व्यक्ति के पैर का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है और उस पर 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है, पैर का द्रव्यमान या फिर व्यक्ति का द्रव्यमान आप बोल दो, ये कुछ ऐसा मान लो आप कि एक बॉक्स है जिसका द्रव्यमान 0.2 kg है और इस पर जो है फोर्स लगाया जाता है 600 न्यूटन का, तो बताइए इसमें त्वरण उत्पन्न होगा कितना, ये सवाल है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल बट्टे में द्रव्यमान। बल जो है 600 न्यूटन है और द्रव्यमान जो है 0.02 है, ऐसा मात्रक में डालेंगे तो 600 गुने में 100 बट्टे में 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 और 2 जीरो और डालेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा मात्रक में है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन किस गुण को प्रदर्शित करते हैं, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, समावयवता, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन बोले यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH3 CH2। आइसोब्यूटेन ये ब्रांच्ड है CH3 CH CH3 CH3, दोनों का सूत्र समान होता है C4H10, लेकिन संरचनाएं अलग अलग हैं, तो इन दोनों को हम लोग समावयव बोलेंगे, इस घटना को हम लोग समावयवता बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था अपने मॉडल में। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन की बात इन्होंने की नहीं थी। परमाणु द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है, गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा था जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खाली है और सारा परमाणु द्रव्यमान जो है केंद्र में निहित है। ऐसा नहीं है कि पूरे परमाणु में जो है फैला हुआ है। इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं और गति नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव नर का वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है। जो स्क्रॉटम होता है
पाउच जैसी संरचना जो होती है जिसमें दोनों टेस्टिस पाए जाते हैं। एक स्क्रॉटम है जिसमें 2 टेस्टिस हैं, बॉडी के बाहर होता है और टेस्टिस में शुक्राणु बनता है। ये बॉडी के बाहर क्यों होता है? देखो, इस वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु को बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, इसीलिए ये बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त कम तापमान बनाए रखने के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। लेकिन शुक्राणुओं को बनने के लिए वृषण में तापमान जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। इसी तापमान को प्राप्त करने के लिए जो वृषण है ये बॉडी के बाहर होता है। निम्न में से किसका विलयन pH 7 से अधिक होने के कारण क्षारीय प्रकृति का होता है? माफ करिएगा, ये सवाल जो है रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से संक्षारण किससे नहीं होता है? संक्षारण का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप किसी धातु को वातावरण में छोड़ देते हैं, वातावरण में वायु है, नमी है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, तरह तरह के पदार्थ हैं, उनके संपर्क में आने से या उनसे अभिक्रिया करने से धीरे धीरे वो नष्ट होने लगते हैं। इसी घटना को संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा को अगर आप छोड़ दो नम वायु में तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगने लगता है, यानी कि लोहा नष्ट होने लगता है, लोहा कमजोर होने लगता है। तो ये संक्षारण है, जंग लगना लोहे में संक्षारण है। हाँ, अगर आप किसी धातु को प्लास्टिक के साथ डाल दो तो उसका संक्षारण नहीं होगा। इन सारे से जरूर हो सकता है, हर धातु का नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे धातुओं का इनसे संक्षारण होने लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।